पिछले साल हर कोई अडानी के गिरने की सोच रहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी को भारत का सबसे बड़ा घोटाला करने वाला बताया। अडानी के व्यापार में हंगामा था। 130 बिलियन से अधिक नुकसान होने के साथ जो भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा। Adani Enterprises is facing unprecedented turmoil. In Adani companies, we're looking at losses of north of $130 billion. Said it's the biggest con in India's corporate history. A few months ago, he was the second richest person in the world. The Adani Group's 7 listed companies have plummeted in market value after a report. The Adani Group's shares are in a free fall. कुछ महीने पहले गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू भारी तौर पर गिर गई, सिर्फ $60 अरब में। पर अब क्या हाल है? अडानी ने फिर से अपनी बादशाहत कायम कर ली है। Adani has once again claimed the richest Indian spot. सिर्फ इतना ही नहीं, गौतम अडानी ने दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में भी लंबी छलांग लगाई है। गौतम अडानी ने फिर से अपनी धन की ऊंची कुर्सी पर कब्जा किया है। आज के वीडियो में हम आपको इस रोचक व्यापारिक केस स्टडी के बारे में सही और सरल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपको समझने में आसानी हो और आप अपना राय बना सकें? अगर हाँ, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको दुनिया की जानकारी होगी सरल भाषा में। आज 60 लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है। अगर आप नए हैं यहाँ या फिर किसी भी वजह से वह लाल बटन क्लिक करना भूल गए हैं, तो आप कर दें। ये आपके लिए सरल है, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए आज के विषयों पर बात करते हैं। पहले गिरने वाले अडानी अब भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कैसे एक साल में अडानी ने अपने धन का राज्य फिर से स्थापित किया? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर एक सूझबूझ से भरा व्यावसायिक कदम? चैप्टर 1 सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? क्या हिंडनबर्ग सच बोल रहा है? और क्या अडानी सच में एक स्कैम में शामिल है? जब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए थे, उन्होंने क्या कहा? क्या कहा कि हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां हमेशा सच कहती हैं? हर बार यह मानना सही नहीं होगा। हमें अपनी एजेंसियों पर विश्वास रखना होगा। लेकिन कौन सी एजेंसियों की बात हो रही है? बातों में सीबीआई यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो अडानी की 24 अनियमितताओं की जांच कर रही थी। उनमें से 22 मुद्दों पर उन्होंने जांच पूरी भी की। सीबीआई फरवरी 2024 तक बाकी सारी जांचें भी पूरी कर देगी। यहाँ हमें हेडलाइंस से आगे बढ़कर गहरे मुद्दे को समझने की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बीच में आया ही क्यों? हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है, यानी वह न्यूज के जरिए कंपनी के बारे में बुरी खबरें फैला सकता है, फिर उस कंपनी की मूल्य को नीचे लाने की कोशिश कर सकता है और इस प्रक्रिया में बहुत सारा मुनाफा कमा सकता है। इसका इंटरेस्ट क्या है? ये साफ साफ दिखाता है। यहाँ समस्या ये है कि नुकसान सिर्फ कंपनी का नहीं, आम अडानी का भी होता है। उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले शेयर होल्डर्स का भी होता है। गौतम अडानी ने खुद $100 बिलियन खोए, लेकिन उनके स्टॉक्स में से $110 बिलियन रातों रात उड़ गए। ये पैसे किसके थे? आपके और मेरे ही, यानी जिसकी ने अडानी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। उनके न्यूज होती है। फाइनेंशियल टाइम्स एंड गार्डियन जैसे न्यूज़पेपर किसी भी तरह की खबरें छाप सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं और इनसे इन्वेस्टर्स का नुकसान हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य चिंता था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि ऐसे रिपोर्ट्स जांच में मदद कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अंतिम निर्णय नहीं सुना सकते। अनामिका जायसवाल और प्रशांत भूषण एक स्पेशल जांच टीम के माध्यम से अडानी के खिलाफ जांच करना चाहते थे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अगर कोई विशेषज्ञ है और उनका अनुभव भी है, तो वही जांच करेंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को बचाने के बजाय शेयर होल्डर को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। लेकिन यह बात हेडलाइंस पढ़कर शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन यह खबर सुनते ही एक ही दिन में अडानी के स्टॉक्स पर इंपैक्ट हुआ। अडानी एंटरप्राइजेज 9%, अडानी टोटल गैस 20%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 19% ऊपर गए और अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर्स 12% ऊपर गए। यह जंप बहुत बड़ा है। लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले अडानी की कंपनी का जो मूल्यांकन था, वहां तक अभी भी ये कंपनियां नहीं पहुंची हैं। इन्वेस्टर्स को सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि सीबीआई ने अब तक पूरा जांच पूरा किया है। एक बात तय है कि गौतम अडानी भारत के सबसे धनी आदमी जरूर बन गए हैं। चैप्टर 2 में अडानी ने सरवाइव किया कैसे? अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन और शेल कंपनियों का इस्तेमाल, ये काफी गंभीर आरोप है जो हमने अपनी अडानी ट्रिलॉजी में कवर भी किया है। लेकिन अडानी की डिफेंस स्ट्रेटेजी काफी दिलचस्प है, और वो है ऑन फेंस कहना। ना, ऑन फेंस इज द बिगेस्ट डिफेंस। वैसे ही कुछ अडानी ने सरवाइव किया कैसे? इसके रीजंस एक दो नहीं, कई सारे हैं। इसीलिए हमने इन सारे रीजंस को 3 पिलर्स में बांटा है: कॉन्फिडेंस, माइंडसेट और करेक्शन। पहला पिलर है कॉन्फिडेंस। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो अडानी एंटरप्राइज का आईपीओ खुल रहा था। यहाँ अडानी Rs 100 करोड़ मार्केट से रेज करना चाहता था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से आईपीओ पर इंपैक्ट हुआ जरूर, लेकिन आखिरी दिन पर यह आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था। यहाँ हाई नेटवर्थ व्यक्तियों ने अडानी में निवेश किया था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही दिनों के बाद अडानी ने यह आईपीओ रद्द भी कर दिया और इन्वेस्टर्स को उनके पैसे लौटाया दिए गए। यह एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी दुनिया को अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने की, और इसका इंपैक्ट जरूर हुआ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भी किसी भी क्रेडिट एजेंसी ने, चाहे वह नेशनल क्रेडिट एजेंसी हो या इंटरनेशनल, अडानी कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग कम नहीं की, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिला नहीं। शॉर्ट टर्म के नुकसान का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में नहीं हुआ। अक्सर कोई बड़ा स्कैम होने पर सबसे सीनियर मैनेजमेंट कंपनी छोड़कर भाग जाती है, लेकिन अडानी के साथ ऐसा नहीं हुआ।
सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटैक्ट रहे, साथ ही साथ नया पैसा कंपनी में आता गया। पार्टनर्स ने $4 अरब अडानी में निवेश किया। कटार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और फ्रांस की टोटल एनर्जी ने अडानी ग्रीन के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में 70 मिलियन निवेश किया। अबू धाबी के इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने भी अडानी एंटरप्राइजेस के 5% शेयर्स खरीदे। भारत सरकार से भी अपील, बहुत सी कंपनियों का अडानी को सपोर्ट मिला। इसमें SBI और LIC जैसी कंपनियां शामिल हैं। SBI ने अडानी के PV प्रोजेक्ट्स में 44,000 करोड़ निवेश किया। इन सभी कारणों की वजह से अडानी की कंपनियों में और उनके प्रोजेक्ट्स में आत्मविश्वास बढ़ता गया। दूसरा स्तंभ है माइंडसेट। अडानी ने यहां विकास पर फोकस किया। अडानी की ज्यादातर कंपनियों को देखा जाए तो B2B सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे B2C सेक्टर में भी अडानी का नाम सामने आ रहा है। अडानी भारत की 6 हवाई अड्डे प्रबंधित और आधुनिकीकरण करना चाहता है, जिनमें अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पिछले 20 सालों से बन ही रहा है, वह इस साल 2024 दिसंबर में अंततः खुलने वाला है। जुलाई महीने में भारत की सबसे बड़ी स्लम को विकसित करने के लिए अडानी ने एक करने का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला। यह बिट 2022 में ही हुई थी और इस प्रोजेक्ट में अडानी 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। अडानी ने खुद को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज को एक्वायर करता गया, जिनमें कराईकल पोर्ट, कोस्टल एनर्जन, सी सीमेंट और इंडियन ऑयल टैंकिंग शामिल है। जहां 2023 की शुरुआत में एवरीवन वाज सेइंग अडानी इज फिनिश्ड, दिसंबर 2023 में उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में 7 लाख करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट अनाउंस की। इससे अडानी भारत का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बन जाएगा। इसमें रन डेजर्ट में दुनिया का लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क बनाने का प्रोजेक्ट शामिल है, जो 2 करोड़ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देगा और 30 गवा क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अडानी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि उनके सारे एसेट्स जो हैं वो फिजिकल एसेट्स हैं, यानी अगर कल जाकर अडानी का दिवालिया भी निकल गया तो बैंक्स इन सारे एसेट्स को बेचकर पैसे रिकवर कर सकती हैं। और तीसरा पिलर है करेक्शन। अडानी अपने पब्लिक स्टेटमेंट्स में कितना भी कहे है कि उनकी कंपनीज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, सच तो यही है कि उनका डेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था और ये सस्टेनेबल नहीं था, तो उन्होंने तुरंत करेक्शन शुरू की। अडानी ने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बनाने पर फोकस करना का मतलब है कि एक कंपनी अपने वित्तीय स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करती है। अडानी ने डेटा के साथ यह सिद्ध किया कि मार्च 2023 तक उनके पास 7,790 करोड़ रुपए का नकदी आय था, जो उनके आने वाले साल के सभी कर्ज को कवर करने के लिए पर्याप्त था। साथ ही 2023 वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही में उन्होंने रिकॉर्ड लाभ दिखाया। इस चार्ट में अडानी की संपत्तियां साल दर साल बढ़ते हुए दिख रही हैं, जिनके आधार पर अडानी यह आत्मविश्वास महसूस कर रहा है कि वह अपने कर्ज को चुका पाएगा। ये 3 स्तंभ अडानी के कमबैक के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन एक और कारण है जो शायद इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, और वह है आज के समय में विश्व के निवेश की दृष्टि में तेजी से बदलाव आ रहा है। एक नाम जो इस डायनेमिक क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रकट हुआ है वह है अडानी। अडानी मास्टर प्लान, जिसे उसके नवीनतम अध्याय में विस्तार से विस्तारित किया गया है, अब राष्ट्रीय सीमाएं पार करके साकार अंतरराष्ट्रीय बन चुका है। लाखों करोड़ डॉलर के भारी निवेश के साथ अडानी श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में प्रवेश कर रहा है, एक नए समर्थन और प्रगति की नई युग की शुरुआत करते हुए। यह वेंचर श्रीलंका के पोर्ट सेक्टर में सबसे बड़ा विदेशी निवेश है, जो अडानी का अंतरराष्ट्रीय साझाकरण और विकास में स्थिर संकल्प दर्शाता है। पिछले नवंबर में अमेरिकी सरकार ने भी हाथ मिलाया अडानी के साथ इस प्रतियोगित्मक प्रोजेक्ट में अधिक से अधिक 530 करोड़ डॉलर का निवेश करके। लेकिन क्यों कोलंबो पोर्ट? इसका राजनीतिक स्थान और प्रबंधन क्षमता इसे विश्व व्यापार जाल में एक महत्वपूर्ण नोड बनाता है। ट्रेड विशेषज्ञ ने कहा, कोलंबो पोर्ट की महत्वता को समझना विशेष रूप से जरूरी है, चीन के प्रभाव को कम करने और एक संतुलित विश्व व्यापार दृष्टिकोण में सुरक्षित करने के संदर्भ में। जैसे ही अडानी अंतरराष्ट्रीय साझाकरण और आर्थिक विकास के लिए रास्ता साफ करता है, वह अपने नए रिश्तों को बनाने और दुनिया को जोड़ने का संकल्प फिर से प्रतिष्ठित करता है। क्या आपको पता है कि कोलंबो पोर्ट से गुजरने वाले शिप्स का लगभग आधा यानी 50% ट्रैफिक होता है? यहां पर चाइना का एक बड़ा पोर्ट, हम्बनतोता पोर्ट, खाली पड़ा है। इसलिए कोलंबो पोर्ट को नए कैपेसिटी की जरूरत है, जो अडानी कर रहा है। इसी तरह इजराइल में भी अडानी के प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं। पिछले साल G20 के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में बात हुई थी। आज ये प्रोजेक्ट हमास वॉर की वजह से थोड़ा रुका पड़ा है, लेकिन इसकी सक्सेस में अडानी का बड़ा हाथ है। अडानी ने पिछले साल इसराइल का हैफा पोर्ट खरीदा, एक बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए। यह पोर्ट इसराइल के नॉर्थ में स्थित है और गाजा इसराइल के साउथ में। यह इसराइल का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, जो बिजनेस के साथ साथ भारत की जियोपॉलिटिकल टाइज को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। आज चाइना की स्ट्रैटेजी भी कुछ ऐसी ही है। गवर्नमेंट्स और एंटरप्राइजेस साथ में काम करके और दूसरे देशों की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर इन्वेस्टमेंट्स करके वो जियोपॉलिटिक्स में अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाते हैं। अडानी और भारत सरकार भी इसी स्ट्रैटेजी को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसी तरह अडानी ने एक बड़े एलिगेशन का सामना किया, लेकिन उनका सच सबके सामने आना जरूरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी इंप्रूव होना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्या आपको लगता है क्या अदानी एक स्कैम है या फिर देश को बिल्ड करने वाली एक कंपनी है? हमसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको बदलते हुए भारत की सच्चाई बताने से मुझे फर्क पड़ता है।